अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज कहा है कि वफाकी आइनी अदालत का क़याम और जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करना हमारा मुतालबा है। आइनी अदालतें जिसमें तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए, ये कहा है। जबकि मौलाना फजल रहमान आइन तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा इत्तफ़ाक़ राय कि हम करीब पहुँच चुके हैं हुकूमत के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आइनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुश्तरका की वो वापस हो चुकी, जो हमने मुस्तरद कर दी थी वो वापस हो चुकी हैं, और जो चीज़ें हमने कहा था हुकूमत करने को तो वो इस नए मसवदे में शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय के हवाले से अब तक उनका बयान सामने नहीं आया। लेकिन जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो हाफ़िज़ नईम उर्रमान अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने आज मुतालबा कर दिया कि नए चीफ़ जस्टिस की हलफ बर्दारी तक आइनी तरमीम का जो मामला है उसको मौखर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे एक हिजान बर्पा हो चुका है और इसी को जवाज़ बनाकर ज़ाहिर PTI भी एहतजाज कर रही है। PTI ने कहा है कि जी 15 अक्टूबर को हम एहतजाज करेंगे डी चौक पर, और उससे पहले जो शर्त उन्होंने आयद की थी वो कहा था कि खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए, जो बानी चेयरमैन हैं PTI के। लेकिन अब तक उस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, क्या कहेंगे? आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ासतौर पर आइनी तरमीम पर जो गुफ्तगू की और ये भी कहा कि जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है उसको जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को तब्दील करना, और फिर आइनी अदालत जिसमें तमाम सूबों से बराबर जजेस की तादाद हो, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ आइनी अदालत पर भी हो रहा है कि जी आइनी अदालत की ज़रूरत क्यों है, कोई अपीलेट बेंच तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि आइनी मुकदमात से ज़्यादा अवामी मुकदमात होते हैं, और आइनी मुकदमात बहुत ज़्यादा अगर आप देख लें तो 200-300 से ज़्यादा मुकदमात होंगे नहीं एक साल के। देखिए, सबसे अहम जो आज बिलावल साहब ने बात की है वो ये है कि उन्होंने हारी कार्ड, किसान कार्ड जो है वो सिंध के लोगों को दिया है। वो बेनज़ीर हारी कार्ड जो है उससे हमारी इकोनॉमी, जो हमारा मेजर इशू है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की है उसके हवाले से तो चेयरमैन साहब ने अपने ट्वीट में कायद-ए-आज़म की स्पीच का भी हवाला दिया है, और द्रौपदी पटेल और आईए रहमान और आत्मा जहांगीर के भी इस पे इत्तेफाक था, वो भी हवाला दिया है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये तयशुदा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे। मुकदमात कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट तक 100 हो 200 हो, लेकिन वो टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आपको और रोजाना कोई न कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे बेंच लगी होती है जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। नहीं तो क्या मतलब इसका ज्ञानचंद साहब, आप कह रहे हैं कि रोजाना आईनी हवाले से कोई ना कोई पिटीशन लगी होती है, इसका मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जाती हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं, आईनी अदालत इसीलिए आप चाह रहे हैं। और लेकिन क्या आईनी मुकदमात बार बार, क्या 73 का जो भुट्टो साहब का मुत्तफ़िका आइन है उस पर एतमाद नहीं रहा? कोई ना कोई शिक उठाकर कोई ना कोई ले जाता है अदालत में और कहता है जनाब इसकी तशरीह कर दीजिए। लेकिन एतमाद नहीं, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे कर रहे हैं ना, कि आपको प्रोपेगेशन मिल जाती है, आपका एक मुक्तमा लग चुका कि भाई इमरान खान को वो देसी मुर्गी नहीं मिल रही है, मटन कोरमा नहीं मिल रहा है, देसी घी में नहीं मिल रहा है, ये खबर चल जाती है और पिटीशन वो सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये कोई एक जेल का मैनुअल पे अमल नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुनने की तो चीज नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए लोगों के बाकी केसेस है वो मुतासर हो रहे, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है उसमें। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से बेहतर नहीं है कोई अपीलेट बेंच को तश्कील दे दिया जाए अलग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकदमात तो नहीं है, वहाँ सुन लिया जाएगा उसको। देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बनाने में क्या तकलीफ है किसी को? अगर 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 सबका कंसेंसस इसमें बनता है जी ज्ञानचंद साहब, सब पॉलिटिकल पार्टीज पे मुत्तफिक है कि एक अलग से कोर्ट होनी चाहिए। उसमें कुछ चीजों पे बदना हमारा मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसमें चारों सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और बाय रोटेशन उसका चीफ जस्टिस भी हो, ताकि फेडरेशन मजबूत हो, किसी भी फेडरेटिंग यूनिट को ये एतराज ना हो कि ये कोर्ट हमारी नुमाइंदा नहीं है। नहीं तो ज्ञानचंद साहब, तो चीफ जस्टिस की तकर्री कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा? देखिए, जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में
कंसेंसस से आएगा। अकेला वजीर आजम कोई एक सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब appointment नहीं सीनियर है। सियासतदान हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी ज्ञानचंद साहब कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को सिंगली अथॉरिटी नहीं होगी, उसके लिए एक बनाया जा सकता है, तरीकेकार बनाया जा सकता है कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, लीडर ऑफ हाउस हो, कोई कमेटी किस किस्म की हो, उस पर ही तो डिस्कशन हो रही है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे एतराज आता है वो अपना प्रपोजल लेके आए। पीपल्स पार्टी ने अपना प्रपोजल दिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना प्रपोजल दिया है, गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल दिया है, तो वो सब मिलाकर उसमें जो जिन जिन पॉइंट्स पे कंसेंसस होगा वही होगा। और जमहूरियत का हुस्न ही यही है कि डिस्कस करो। सर और आपकी उसमें से जो आपकी नतीजा निकले वो जी आपकी आवाज़ ज़ाहिर है थोड़ा सा मसला था, पूरी बात मैं नहीं सुन सकता। दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ, हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ जाऊँगा। हुमायूं मोहम्मद साहब, आवाज़ आपको तो अगर मुनासिब आ रही है हमारी, तो प्लीज़ इस पर बताइएगा कि अब तक की हुकूमती यकीन दहानी आपको कराई गई है या नहीं, क्योंकि कहा जा रहा था 15 अक्टूबर को एहतजाज करना है डी चौक पर आपने, और उसके बाद ये कहा गया कि जी अगर खान साहब से मुलाकात करा दी जाए तो एहतजाज हम मनसूख कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जब आप एक पॉलिटिकल लीडर को बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर देते हो जो बाय लॉ एज पर जो सुप्रीम कोर्ट या के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, एक दिन उनके लॉयर्स और उनकी पॉलिटिकल पार्टी और एक दिन उनके लॉयर्स और उनके फैमिली वाले, इनको इजाजत है आधा घंटा टोटल या 45 मिनट्स टोटल ये मिलने की इजाजत है। अगर आप वो चीज नहीं करते हो तो ये बेसिकली ये कानून के खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। अब उसके बेसिस पे जब आप कह देते हो कि अगले 20 दिन हम या अगले 10 दिन हम किसी की या इतने अरसा हम किसी की मुलाकात नहीं करवाएंगे 18 तारीख तक और सो ऑन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक व शुबहात शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ सही नहीं है। तो उसमें हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चॉइस क्या रह जाता है। एक होता है कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये ना करो। गवर्नमेंट वो मानती नहीं है, कहती है हम तो ये करना ही करना है। फिर दूसरा ये हो जाता है आप कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ जाते हो और वहां पे करते हो। कोर्ट ऑफ लॉ आपके केसेस के ऊपर कहती है मैंने तो कहा हुआ है, अब ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करना है, जो जुडिशरी ने ऑर्डर्स करने उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो एग्जीक्यूटिव करती है, दैट इज एज पर द लॉ। अब जब एग्जीक्यूटिव नहीं करती तो फिर हमारे पास ऑप्शन एक रह जाता है, वो ये रह जाता है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। अब जब हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं या हमें कहते हैं कि जी आप लोग गलत कर रहे हो, भाई आप हमें हमारा हक दो, हमें हमारा जो जायज हक है वो दो, हम एहतजाज नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से ये लोग आज कर दे, अच्छा हमारा ये मशरूत है, ये नहीं है कि हम लोग कह के हमने ये करना ही करना है। हम कहते हो कि भाई हमें 14 तारीख को 15 तारीख को आपका जो रूट है अडियाला जेल, उस रूट में तो आते ही नहीं है, आप अडियाला जेल में हमें मिलने देना, वहां से इसका इस एसईओ कॉन्फ्रेंस का क्या ताल्लुक है, आप हमें अच्छा, क्यों उसका कहना यह है गवर्नमेंट का मोहम्मद साहब कि वो कहते हैं जी सभी कैदियों की मुलाकात पर एक तो पाबंदी हुकूमत ने लगाई है, दूसरा पीटीआई जानबूझकर जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है मुल्क में उसी वक्त एहतजाज रख लिया जाता है जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, इन जैसे नालायक निकम्मे निकट्ठू, पता नहीं मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ सुना नहीं सकता क्योंकि टेलीविजन पर हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज नॉर्मल रूटीन में चल रही है, एक अकॉर्डिंग टू द लॉ चीजें जाके हो रही हैं, आपको दरमियान में क्या पड़ी है कि आप उस चीज को डिसरप्ट करें। अच्छा, आप कहते हैं कि सारे जो है ना कैदियों के साथ हम ये कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं सारे कैदियों के साथ क्यों कर रहे हो, हर एक के साथ सिक्योरिटी पर्पस के तहत सिक्योरिटी। सर मुझे एक, सर फॉर गॉड सेक किस सिक्योरिटी का, आपका सिक्योरिटी का जेल में लोग जो कैदी हैं उनका सिक्योरिटी के साथ क्या ताल्लुक है? सिक्योरिटी ताल्लुक नहीं है सर बन्नू जेल में जिस तरह निकाल कर ले गए वो आपकी हुकूमत थी, वहां पर खुदा न खास्ता इस तरह कोई हादसा हो जाए। मेरी बात सुने, उसका ताल्लुक या जेल के अंदर की सिक्योरिटी से नहीं है, उसका ताल्लुक जेल की बाहर की सिक्योरिटी से। लोग बाहर से अंदर आकर लेकर चले गए थे, तो आप उस चीज को करें ना। आपके जो एजेंसीज होती हैं वो आपको बताती हैं कि इस दिन ये होने वाला है या ये खतरा ही है, आप उस खतरे को वो करो। लेकिन
जो आम बंदा है, फर्ज करे डॉक्टर हुमायूं जाता है, इंतजार पंच होता है, उसको पकड़ के अंदर कर दिया, बाकी कर दिया। ये चीजें सिक्योरिटी में आपको बताता हूँ थ्रेट क्या है। ये जो इस वक्त पंजाब के अंदर हो रहा है, जो एक लड़की को जब उसका रेप हुआ है उसको एक्नॉलेज ना करना, उनके परपेट्रेटर्स को एकदम सजा ना देना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये असल गलती है। ये वो चीजें ये दुरुस्त है, ये पंजाब कॉलेज में जो हुआ वो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन सर एक मिनट, ये नलायकी, ये इनके डिसीजंस जो है ना, इनके नलायक, इनके निकम्मेपन की वजह से है। जब आप किसी जाहिल को किसी जगह बिठा देते हैं जो उस जगह के काबिल नहीं होता, तो वो अपनी जहालत की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करता है। सिचुएशन क्रिएट कर। ज्ञानचंद साहब सुन रहे हैं आप गुफ्तगू? जी मैं सुन रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ये तो राइट्स होते हैं कैदियों के, और मुलाकात करने में कबाहत क्या है, क्या हो जाएगा अगर 2-3 लोग जाकर के मुलाकात करके आ जाएं? देखिए ये इशू नहीं है, इमरान खान से मुलाकात होती है नहीं होती है, बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एहतजाज भी तो है ना सर, एहतजाज वो कर रहे हैं, तो हुकूमत नहीं चाहती एहतजाज हो। SCO का इजलास हो रहा है, 12 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं, जाहिर सी बात है, बड़ी बात है ये। एहतजाज करने का राइट है, लेकिन एहतजाज करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं पुरअमन एहतजाज, वो भी ये इंश्योर करे ना। ये कब पुरअमन रहे हैं? इन्होंने तो हमेशा फितनाबाजी पैदा करने के लिए एहतजाज किया है ना। आज वो अगर इमरान खान जेल में हैं तो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, कोर्ट से इनको रिलीफ भी मिल रहा है, दोबारा कोर्ट्स की तरफ जाएं। ये तो कोई भी कमिटमेंट करके ऐसे ही निकल जाते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वहां से पूरी सरकारी मशीनरी के साथ पूरे हथियारों का नुमाइश करते 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 यहाँ पे आया, पता ही नहीं चला कहाँ से निकला कहाँ पहुंच गया। तो ये ड्रामे भी कर रहे हैं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं पता नहीं चला कहाँ से आया कहाँ चला गया, तो इसको तो फिर मान लें नाकामी है आपकी। आपके पास सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद थी, वो गिरफ्तार नहीं कर सके उसको। एक जिम्मेदारी की बात होती है कि भाई गवर्नमेंट में बैठकर आप कोशिश करें कि जिस तरह से भी किसी साधन को टाला जा सके तो टालो, और वही गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि दरवाजा तोड़कर खैबर हाउस का और अंदर जाकर के पकड़ने के लिए गिरफ्तारियां, इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आप सामने से भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। नहीं, अच्छा वो पूरा जो हमलावर होकर आ गया इस्लामाबाद में, कैसे आ गया? आप काउंट नहीं करते तो कैसे पहुंच गया इस्लामाबाद तक सर? अगर पकड़ दकड़ होती है तो उसको काउंट किया जा रहा है। सर इस्लामाबाद तक किस तरह आ गया वो? नहीं, वो तो इस तरह से आया था ना, जो वहां से निकलते हुए आप लोगों ने ही मीडिया पे खबरें चलाई कि वो हथियार दिखा रहे हैं कि अगर हम गोली भी चलाएंगे। गवर्नमेंट का तो काम है कि भाई अमन अमान को बरकरार रखना। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कल वो धमकी दें कि हम छुड़ाने आ रहे हैं खान साहब को, तो गवर्नमेंट का अमन अमान है, तो आप साइड पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि जी ले जाइए। अगर वो कहेंगे कि हम जेल पे हमला करने आ रहे हैं तो उसको उस तरह से रोका जाएगा। अगर वो पुरअमन एहतजाज करने आएंगे तो उसको उस तरह से रोका जाएगा। इस तरह से तो नहीं हो सकता है कि वो कहें कि भाई हम हथियार उठा कर आए हैं, हम पेट्रोल बम उठा कर आ रहे हैं, हम GHQ पे हमला करेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है ना। आप अपने अमल से ये साबित करें कि हम पुरअमन लोग हैं। अभी जो 15 का इन्होंने ऐलान किया हुआ है, क्या ये कोई मौका बनता है कि आपके यहाँ ये डिग्निटरीज आ रहे हैं और कितने सालों के बाद आ रहे हैं, आप पहले ही आइसोलेशन में हैं, पहले ही आपको फाइनेंशियल बहरान है, कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो उसको आप उसको फितनेबाजी के नजर करना चाह रहे हैं। ये 15 के बजाय 20 को क्या एहतजाज नहीं हो सकता है? क्या एक 15 पे एहतजाज करने की वजह से इमरान खान छूट जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। वो कोर्ट के अच्छा, मुलाकात पर पाबंदी की क्या वजह है फिर ज्ञानचंद साहब? इसमें खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी, तमाम कैदियों पे पाबंदी आयद कर दी। खान साहब से मुलाकात पे नहीं है, ये काफी बाकी जगहों पे भी है। होटल्स पे रहने पे कर दिया गया, कुछ शादी हालों को बंद कर दिया गया है। वही तो सर वहाँ तो पब्लिक होगी ना, मुलाकात करने पब्लिक थोड़ी आएगी, उनके वकला होंगे या फैमिली का कोई एक दो शख्स होगा। अगर जब आप अगर इमरान खान की मुलाकात खोलेंगे तो बाकी कैदियों ने क्या कसूर किया है? नहीं, मुलाकात की तो वजह क्या है, ये तो पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। वजह तो कुछ भी हो, तो इमरान खान को तो पूरी डिस्क्रिप्शन मिली हुई है ना, सुबह मिले, शाम मिले, उसकी फैमिली से मिले, वकला से मिले, अपने पार्टी मतलब वजह कोई नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कोई वजह नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं है, सिचुएशन को देखकर किया जा रहा है, सिचुएशन को देखकर और इनके जो
डक्ट है उसके देखकर किया जा रहा है कि इन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं, एक ड्रामा बना सकते हैं। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो अब क्या करेंगे आप अगर पॉलिटिकल कल ये निकल आते हैं 15 अक्टूबर को एहतजाज करने डी चौक पर? तो रोका जाएगा, गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि रोका जाए। हमारे यहाँ मौजूद मेहमान होंगे, उनकी मूवमेंट में उनको कोई अच्छा मैसेज ना जाए, इसलिए इनको मैं तो कहूँगा आहनी हाथों से रोका जाना चाहिए। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहम्मद साहब, मुल्क के वसीतर मफाद में क्या बेहतर नहीं था 15 और 16 को यहाँ पर SCO का इजलास है, उसके बाद कर लीजिएगा एहतजाज? सर देखिए, इस तरह बात है, मैं जो बातें सुन रहा था ना, सॉरी मुझे इनका नाम नहीं, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर ध्यानचंद साहब, ठीक है ना, इनकी किसी एक बात में अगर अगर किसी किस्म की, वो जिसे कहते हैं ना, कोहेजन हो, किसी किस्म की कोहेजन हो, इधर से उठ के उधर से उठ के उधर, आप पूछ रहे हैं कि बताएं कैदियों को रोका क्यों जा रहा है, कहते हैं कि जी कैदियों उस बात का जवाब पूरी तरह नहीं है, कैदियों को बस रोका जा रहा है। भाई क्यों रोका जा रहा है? कैदियों का क्या कसूर है? अगर डिग्निटरीज आ रहे हैं भाई आने दो। अगर आपके फर्ज करे मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरे घर में पीछे ड्राइवर है, उसकी बीवी उससे मिलने आ रही है, मैं उसे कहूंगा नहीं तू मिलने नहीं आना क्योंकि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, इसकी कोई तुक बनती है, कोई जरूरत होती है? देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, नलायक तरीन लोग, जाहिल तरीन लोग, इन लोगों ने पिछले 40 साल में उस मुल्क को तबाह कर दिया है। ये वो मुल्क था जो चाइना और इंडिया से ज्यादा मालदार था, उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया है। इन लोगों ने अपनी, जिस तरह, ये याद रखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं और पैरेलल ड्रॉ करता हूं। जैसे अंग्रेज पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वो यहाँ आके हुकूमत करते थे और यहाँ की चीजें उठा के अपने मुल्क वापस ले जाते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत करने पाकिस्तान में आते हैं और अपनी जायदादें बनाने के लिए लंदन चले जाते हैं, पैसा यहाँ से बाहर भेजते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, 100 बिस्मिल्लाह हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये लोग तो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, इनके पास मॉरल वो है ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मॉरल चीज पे आज तक कोई बात, क्योंकि अगर इनके अंदर मोरालिटी होती तो ये एक औरत के खिलाफ उस तरह की गलीज कंपेन करते। अगर इनके अंदर मोरालिटी होती तो ये जो आज एक स्टूडेंट जिसने अपनी खुदकुशी कर ली है, ये उसके खिलाफ कोई मतलब वो लोग जब FIR या कटवाना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं, ये उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं जिस सिस्टम ने उसको खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है। अगर इनके अंदर अकल होती तो ये कहते कि यार SCO कॉन्फ्रेंस है, आप मुझे बताओ तो क्या बनती है कि इमरान खान या किसी भी कैदी को, और खास तौर पे इमरान खान, ये पॉलिटिकल कैदी है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़े जमात, अच्छा जमात को भी छोड़ दे, जमात क्यों सबसे बड़ी है? क्योंकि उसको अवाम की पजीराई है, उसको सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। ये उन लोगों के लीडर को कहते हैं कि आपके साथ हम किसी की मुलाकात नहीं करने देंगे अपना अगले 20 दिन, जस्ट बिकॉज के SCO कॉन्फ्रेंस आ रही है। ये क्या कोई तरीका है मैनेजमेंट करने का, मुल्क को मैनेज करने का? इन लोगों से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना चाहिए। ये कहते हैं कैसे जान छुड़ाएंगे आप? अदम एतमाद लेकर के आएंगे या एहतजाज से तो कोई भी हुकूमत घर नहीं जाती? ये बात देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, होता क्या है, जब एक नलायक आदमी या एक इस किस्म के लोग होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते ना, उनके डिसीजंस ऑटोमेटिकली हर तरफ से गलत होने शुरू हो जाते हैं। जब चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है, वो छोटी बात, एक बात से इधर एक बात से उधर, वो सारी मिल के आ जाती है। अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था, जो इन लोगों ने कहा है कि जी हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। इनमें इतनी अकल नहीं है, इनमें इतना शऊर नहीं है कि ये लोग पहले देख लें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल केसेस हैं वो हैं कितने, उनके ऊपर टोटल टाइम कितना है। बिलावल भुट्टो साहब बगैर सोचे समझे, बगैर किसी उसके, उन्होंने कहा कि 10% केसेस हैं और 90% टाइम लेते हैं। 10% 60,000 के हो जाते हैं 600 केसेस। टोटल के टोटल यहाँ पे केस आपके 144 नहीं है, 0.02% केसेस नहीं है। अच्छा, ये टाइम जो लेते हैं ये हार्डली 5 to 7% ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
का टाइम लेते हैं। उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिसके ऊपर 1 से 1.5 अरब रुपए का सालाना का खर्चा आएगा। अरे भाई, तुम में इतनी अकल हो, तुम समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेपरेट होना चाहिए, आप उसके लिए एक सेपरेट बेंच बना दो, उसके लिए ऐसे जजेस के तकर्री कर दो कि जिनका जिनका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज हो। मतलब बहुत सारे ऐसे जो जजेस हैं, वो जब लॉयर थे तो उनका जो एक्सपर्टीज था वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो या क्रिमिनल लॉयर्स थे नाइब और अमीर या जमात फिर। इस्लामी लियाकत बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब आपका भी। मोहम्मद साहब, आप जो आप बात कर रहे हैं आइनी तरमीम और जजेस की तकर्री के हवाले से, आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी अगले चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी तक आइन तरमीम मौखर करने का उन्होंने भी मुतालबा किया है। उस पर भी हम बात कर लेते हैं और आपका मौक़िफ़ में लेता हूँ। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने भी मैं तो यही कहूँगा कि पीटीआई की हिमायत की है आपने भी कि अगले चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी तक आइनी तरमीम जो है मौखर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत मज़ीद है कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम करानी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मसला ये है कि भाई हमारा जो पाकिस्तान का आइन है वो 1971 का एक मुश्तरका दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट है। उसमें हर चीज़ का बिल्कुल एक डोमेन, उसका दायरा कार मुतय्यन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भाई इस आइन पर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं। वो अदालत हो, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंट हो, सियासी जमातें हों, और इसी तरीके से जो हमारे दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी आइन की पाबंदी करने को तैयार नहीं। और कभी भी किसी का कोई मसला दरपेश होता है तो उस वक्त तो आइन के मसले पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली जाती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है वो ये है कि हुकूमत या उनके मुख्तलिफ जो अपने इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान के आइन में तरामीम लाना चाहते हैं। जी। इस हवाले से जमात इस्लामी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये एक मुतनाज़ा आइनी तरामीम है और ये एक ऐसा मसवदा है कि जिस पर पूरी कौम का इत्तफाक नहीं है। दूसरा, 2024 का जो इंतखाब है वो ख़ुद एक मुतनाज़ा है, मशकूक है, उसके नताइज पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हुकूमत का जो अपना मैंडेट है, वो अगरचे हुकूमत है और हुकूमत अपने मामलात को चला रही है, लेकिन वो इस कदर आगे बढ़ जाए कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आइन की तरामीम भी करने लग जाए, तो ये लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है और किराए पर यह अक्सरियत जमा की जा रही है या किसी दबाव के तहत ये तमाम चीज़ें तरतीब दी जा रही हैं, तो ये आइन के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ऐसी आइनी तरामीम का मसवदा जो है कि जिस पर कोई इत्तफाक राय नहीं है, इससे आइन को मुतनाज़ा न बनाया जाए। इसलिए कि एक तवील मुद्दत से कोशिशें जारी हैं कि भी इस आइन को किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना दिया जाए। तो हम शहबाज शरीफ साहब से यही मुतालबा करते हैं कि वो इस बखेड़ में न पड़ें और अपने खाते में पाकिस्तान के दस्तूर को मुतनाज़ा बनाने का ये खेल न खेलें। इसलिए कि मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ मफादात हो सकते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी के पास कभी कोई कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी हो और वो पूरी पार्लियामेंट के अंदर एक अमूमी बहस और पाकिस्तान के अवाम की राय को पेश नज़र रख के कोई इक़दामात करे, तो वो तो लोगों के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं। बहरहाल इस मरहले पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है। हमने तो पीटीआई की लीडरशिप को भी यही मशवरा दिया कि आप अपने आप को आइन की इस मुतनाज़ा मसवदा और तरामीम पर डायलॉग में अपने आप को क्यों एंगेज कर रहे हैं? अच्छा, इस जब बात नहीं, आपका लेकिन इस पे इख्तलाफ है तो इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें। अच्छा लियाकत बलोच साहब, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जी हम ये तमाम चीज़ें जो बाला ही बाला हो रही हैं, कहीं से दबाव है या जो भी है, लेकिन सिर्फ अगले चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी तक आइनी तरमीम मौखर करने का आपकी जानिब से मुतालबा हुआ है। यानी कि आइनी तरमीम जो है नए चीफ जस्टिस आ जाएँ तो बेशक करा लीजिएगा, उसके बाद तो फिर जमात इस्लामी तैयार है इन बातों को और समझती है कि फिर बेहतर है। देखिए ना जी, मौक़िफ़ पर तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई चीज़ें होती रहती हैं। और हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जो कहा है कि उसके अंदर भी बिल्कुल एक वज़न है, उसके अंदर एक दलील मौजूद है कि भी चीफ जस्टिस का जो इस वक्त मनसब है
उसे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो उस तनाज़े से बचने के लिए ये कि ये मौखर भी की जानी चाहिए, लेकिन हमारा इससे पहले भी यही मौक़िफ़ मौजूद है कि हुकूमत मुतनाज़ है, इसका मैंडेट मुतनाज़ है और इस पर एक एहतजाज मौजूद है। तो अगर पहले मरहले पर 2024 के इंतखाबात में फॉर्म 45 की बुनियाद पर हकीकी मैंडेट को तलाश कर लिया जाए और जिसका मैंडेट बनता है उसको मैंडेट मिल जाए, और उसके बाद जो एक कौन कंफर्टेबल तलाश करेगा सियासी सर? हुकूमत इस्तेहकाम हो, तो तो फिर ज़ाहिर है, आईनी तरामीम पर बात हो सकती है। हुकूमत तो नहीं जाएगी ना सर, ये तमाम बातें ज़ाहिर है, अदालतों में नहीं, मुकदमात मसला मौजूद हैं। ये होता है, हुकूमत हुकूमत तो कोई भी कभी नहीं चाहती, बिल्कुल। लेकिन जब एक सियासी में इस्तेहकाम है, सियासी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क की सलामती के लिए भी मुख्तलिफ अतराफ से खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन्हीं हालात में जो नेशनल लीडरशिप होती है उसका इम्तिहान होता है कि वो मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए सियासी बुनियादों पर अपना एक रोल और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करे। इसलिए मैं एक सियासी कारकुन और एक माजी के तजर्बे की रोशनी में मुसलसल कह रहा हूँ कि किसी से भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ये नेशनल लीडरशिप को बालग नजरी का सबूत देते हुए, जिद और अना को तर्क करते हुए, कौमी तरजीहात के कम अज़ कम एजेंडे पर कौमी क़यादत को इत्तफाक करना होगा, और मुल्क सियासी बहरानों से निकलेगा तो सियासी तो ही आगे बढ़ इस्तेहकाम भी सकता है आएगा, ज्ञानचंद माशी साहब। इस्तेहकाम भी आएगा। बिल्कुल। ज्ञानचंद साहब सुन रहे हैं आप गुफ्तगू जमात इस्लामी की भी और पीटीआई की जानिब से भी? सुन रहा हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस सिस्टम को बदलना है और तमाम चीज़ों को जब तक मावरा आइन आप कुछ करने की कोशिश करेंगे या मुतनाज़ा चीज़ों को उठाएंगे तो मज़ीद ख़राबी बढ़ेगी, सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मामला है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, जिसमें मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और इमरान खान समेत काफी पॉलिटिकल पार्टीज की सिग्नेचर्स हैं, इसलिए ये मुतनाज़ा नहीं है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज हैं तो उस पर बात हो रही है, इसलिए ये वो बिल है जिसमें आज की तीनों बड़ी पार्टियों ने, और मौलाना फजल रहमान से भी बात हुई है, वो भी सपोर्ट किसी हद तक कर रहे हैं, बाकी एमक्यूएम भी सपोर्ट कर रही है, और कुछ उनके नुकात हैं जिसको देखने के लिए डिस्कशंस हो रही हैं, इसलिए ये मुतनाज़ा नहीं है। अच्छा, दूसरी मुतनाज़ा बात नहीं कि है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी अपॉइंटमेंट से नफी करना ये भी कुछ नहीं है, तो वो इस अलग बहस इदारा है, वो को अलग इदारा है। ज्ञानचंद साहब, इस बहस को हुकूमत और आप लोग ख़त्म कर दें। नए चीफ जस्टिस की जो नए चीफ जस्टिस का जो पिछली 3-4 देख चुके हैं 10 सालों में हम, कि लेटर निकाल दें मंसूर अली शाह साहब का, कोई नई चीफ जस्टिस 25 तारीख से या 26 तारीख से वो होंगे। ये मशूरा तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट विद इन द टाइम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो हो जाएगा। नहीं तो ये जो इससे पहले माजी में रहा, 90 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जाते रहे, क्या वो याद कानून थे? अपोजिशन की ड्यूटी है कि वो याद दिलाए कि ये अभी करो, वो करो, मुतालबा करना अपनी जगह पे, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी करनी है, एज पर लॉ करनी है। वो उसमें किसी भी टाइम पे वो नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। अगर बहस खत्म हो जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। नहीं, देखिए, आप उसको कंडीशनल ना करें ना, लेजिस्लेशन को किसी अपॉइंटमेंट से कंडीशनल ना करें, वो पार्लियामेंट है, उसका काम है लेजिस्लेशन। तो आप लोगों को क्या खतरा है? अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए या उनका लेटर निकल गया तो आपको खतरा है कोई आईनी तरामीम के हवाले से? मंसूर अली शाह आए या इफ्तिखार चौधरी आया तो उसने क्या किया? मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, मंसूर अली शाह के बारे में भी आपके ख्यालात यही हैं कि वो आएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, हम हमारे कुछ ख्यालात नहीं है, वो जब आएंगे, जब उसको आगे उनको मिला रहे हैं आप, उनको मिला रहे हैं आप इफ्तिखार चौधरी से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग भी आए जो बड़े मुतनाज़ा थे, जो बड़े पार्टी एक बने बैठे हुए थे, तो उनको भी हमने फेस किया है ना। हम तो जुडिशरी के हाथों हमारे लीडर को शहीद किया गया, हम तो वो भी भुगत कर बैठे हुए हैं। तो ये चीज नहीं है। अभी जब पार्लियामेंट फंक्शनल है तो पार्लियामेंट को अपना काम करने दे, वो अपॉइंटमेंट्स। अब मिसाक जमहूरियत में आप लोग कहते हैं कि जी चूँकि आईनी अदालतों का जिक्र मौजूद है, लेकिन मिसाक जमहूरियत के बाद तो फिर हमने जरदारी साहब से सुना ना, उन्होंने कहा कि जी ये सारा मसौदा इस टाइप का कोई कुरान हदीस थोड़ी होता है, इस पर मैंने मेनो अमल किया जाए।
यानी कि आप रेफरेंस टाइमिंग बड़ी अहम है इस वक्त जो आप कराना चाह रहे हैं। नहीं, टाइमिंग देखो, 2006 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, उसके बाद अब तक हम नहीं कर चुके। अभी आप कहते हैं कि एक अपॉइंटमेंट जो है चीफ जस्टिस की है, कल आप कहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है। वो एक ऑफिशियल पोजीशन है जिसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होना ही होना है, उसका पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक नहीं बनता। अच्छा, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। अब हमारे मोहम्मद साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं, जमात इस्लामी ने तो कहा है बिल्कुल कि जी इसको मौखर किया जाना चाहिए, और जबकि ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी वक्त भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लाजमी नहीं है 15 दिन 20 दिन पहले किसी के कहने से हम जारी करें। देखिए, मुझे नहीं पता कि सेनेटर साहब किस तरीके से किस चीज़ को डिफेंड करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरे ख्याल में कोई 36 या 40 के करीब उसके पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का होना चाहिए, ठीक है, वो अपनी जगह बजा है। उसके अंदर इस एक पॉइंट के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर के आर्मी की मदद नहीं लेंगे, एक्सटेंशंस नहीं मिलेंगी, ये चीज नहीं होगी। उनमें से किसी एक पॉइंट को इन्होंने उठाने की कोशिश की है, उसमें है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। क्या इन्होंने किसी एक चीज में उठाने की कोशिश की है? अच्छा, अब ये कहते हैं कि इस एसईओ कॉन्फ्रेंस के दरमियान में ये लोग क्यों लेकर आ रहे हैं, ये धरने क्यों कर रहे हैं? इनको जरा बताएं कि मेरे ख्याल में 2022 के मार्च में जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जरा बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन लेना। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हम ये होने नहीं देंगे। ये देखिए, बात ये हो जाती है कि जब आप झूठ को डिफेंड करना शुरू कर दे। और एक और बात है, ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक एक जज के साथ नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं है। भाई, हम तो कहते हैं कि किसी इसके, देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का ताल्लुक ना टाइम के साथ होना चाहिए, ना किसी इवेंट के साथ होना चाहिए, ना किसी शख्सियत के साथ होना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना। आपकी बात दुरुस्त है सेनेटर मेमन साहब, लेकिन ये जो बात है कि नुक्ता सिर्फ छोटा सा ये कि वो कहते हैं जी मुल्क के वसीदर मफाद में एहतजाज मनसूख कर दे, 15 का 18 के बाद कर लीजिएगा या 16 के बाद। देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ वो मुल्क के मुफीतर उसके लिए, मफाद के लिए आप एक काम करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान, उसके साथ जो नॉर्मल उनकी मीटिंग्स होती है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको हमारे दरमियान पे ला के ये करे, वो तो इंशाल्लाह ताला आ ही जाएंगे। उनके साथ जो नॉर्मल रूटीन उनके लॉयर्स की, उनके डॉक्टर्स की, उनकी फैमिली की, अब वो उनको इजाजत दें। हम ये तो नहीं कह रहे कि अब ये हम एक जायज जो कि कानूनन हमारा सही, आपकी बात दुरुस्त है कानूनी तौर पे तो, लेकिन फिर बाकी जो कैदी हैं उनका क्या कसूर है? फिर उनको भी इजाजत देनी पड़ेगी। बाकी कैदियों के ऊपर भी ये नहीं होने चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। किसने कहा कि हम उनकी बात नहीं कर रहे? हम कह रहे हैं ये बात इन एसेंस, ये बात गलत है कि आप जस्ट बिकॉज, अच्छा, अडियाला जेल का इस्लामाबाद से क्या ताल्लुक है, या लेट्स से लाहौर में किसी जेल का उससे क्या ताल्लुक है, या केपी में किसी जेल। या तो मैं मानता ना कि अगर वो जेल जो होती वो बिल्कुल इस्लामाबाद के मिडिल में होती तो फिर चलो मैं मान लेता कि यहां पे कोई फड्डा हो सकता है। भाई, अडियाला जेल पिंडी से भी कोई आधे घंटे के रास्ते पे अंदर करके है, आप क्या बात कर रहे हो? और उसके अंदर हम एक नॉर्मल रूटीन मुलाकात आप चाह रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं कोई मजाक नहीं है। लियाकत बलोच साहब, आपके कमेंट चाहूँगा लास्ट में। आप भी पीटीआई का जो एहतजाज है उसके हक में है कि जी एहतजाज करना इनका हक बनता है? देखें, हम तो ये समझते हैं कि एहतजाज तो हर सियासी पार्टी का जमहूरी आइनी सियासी हक है, लेकिन बाज़ इवेंट्स और हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें खुद सियासी जमातों को भी अपनी बुनियाद पर फैसला करना चाहिए। अब एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक कौमी कॉन्फ्रेंस है, ये किसी हुकूमत या किसी पार्टी का कोई असासा तो नहीं है। अगर मुल्क की इसमें खैर होती है, बेहतरी होती है, तो उसके हर पहलू को देखना चाहिए। दूसरा पहलू है कि भी अडियाला जेल में मुलाकातों पे पाबंदियां आयद कर देना, और बानी पीटीआई इमरान खान साहब पर पाबंदी आयद कर देना। इसलिए हमारा मुतालबा तो यही है कि अगर पीटीआई अपने एहतजाज को मौखर करती है तो हुकूमत भी आगे बढ़े और इमरान खान साहब से उनकी अपनी तलब के मुताबिक जो मुलाकातें हैं उस मुलाकातों का मौका दिया जाए। अगर हम पीटीआई से ये तवक्को रखें कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। ज्ञानचंद साहब आपका, लियाकत बलोच साहब आपका, हुमायूं मोहम्मद साहब आपका, वक्त की किल्लत इंशाल्लाह रोल अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का।
और मौलाना फजल साहब के इस बयान के जो है उसको दोहरा दूँ मैं प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें कहा है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ की राय के करीब हम पहुँच चुके हैं और मौलाना साहब अगर हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर शायद वो जो बात की जा रही है PTI के लोगों की कि 14-15 लोग तोड़ लिए गए हैं या मान गए हैं वोट डालने के लिए, शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये मुतालबा, इस जमात इस्लामी भी इस मुतालबे में हामी है और PTI वाले तो चाहते यही हैं कि जी इमरान खान और दीगर लोगों की मुलाकात करा दी जाए। हुकूमत ही चाहती है कि जी 18 या 16 तक जब तक यहाँ मेहमान मौजूद हैं, दीगर ममालिक के सरबराहान ममलिकत यहाँ आए हुए हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के तहत कम अज़ कम पाकिस्तान के वसीतर मफाद में इसको आगे कर लेना चाहिए एहतजाज को। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। वाला निगरान।